हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे बिजनेस स्टडी का। एंड नेम ऑफ दिस नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। क्या नाम है इस चैप्टर का? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन एक्टिविटी? एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। भाई पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं और कितनी तरह की होती है? देखो, कोई भी एक्टिविटी जो ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है, हम उसे क्या बोल देते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी। whatever activity performed by human being, what we call them? Human activity. अब some of the human activities are performed to earn money. अब कुछ एक्टिविटी का पर्पस क्या होता है? मनी अर्न करना। और कुछ हम एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो हम करते हैं फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन। देखो ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरी क्या है? इन मनी अर्न करने के लिए एक्टिविटी है। अच्छा, मेरे को मान लो गार्डनिंग का शौक है, तो वो क्या है? मेरी सेटिस्फैक्शन के लिए, मेरे को उस करके अच्छा लगता है। तो अब ह्यूमन एक्टिविटीज को हम, मेरे बच्चे, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी की जब बात करते हैं, डिपेंडिंग ऑन वांट्स, ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरी। वन वी कॉल इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड वी कॉल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी हुई? सर, वो एक्टिविटी जिनको हम कर रहे हैं टू अर्न समथिंग। दीज आर द एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू अर्न ए लिविंग। भाई अपना पैसा कमाने के लिए, अपनी रोजी कमाने के लिए हम जो एक्टिविटीज करते हैं वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे कि एक वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक शॉपकीपर अपना सामान सेल कर रहा है, डॉक्टर अपने पेशेंट्स को देख रहा है, एक लॉयर अपना केस लड़ रहा है। तो ये सारी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि उनका मकसद क्या है? अर्निंग, कमाना, अर्न करना, ताकि वो अपना जिंदगी अच्छे से गुजार सके अपनी लिविंग के लिए। तो दैट इज माय डियर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद ऑल द एक्टिविटीज which are concerned with the production, exchange and consumption of goods and services which are not available free। यानी वो सारी एक्टिविटीज है तो किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से, एक्सचेंज से, कंजप्शन से, और ये फ्री नहीं है। देखो ना, आज मैं अगर अपनी बिटिया को पढ़ाता हूं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, उससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो जिससे कोई इनकम जनरेट हो रही है, आप जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहे हैं, यू आर अर्निंग सम मनी फॉर दैट। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं सर? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं हमारी वो एक्टिविटी जिनका मेन मकसद क्या होता है? एक मिनट। So those activities which are undertaken to satisfy social, psychological and emotionally। मतलब यहाँ जो मेरा मकसद है, कहीं भी पैसा कमाना नहीं है, अपनी सोशल नीड्स को, साइकोलॉजिकल नीड्स को, इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो मैं एक्टिविटीज परफॉर्म करूंगा, आई कॉल देम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि हाउसवाइफ घर में खाना बनाती है, तो मम्मी जो घर में खाना बना रही है पैसा कमाने के लिए तो नहीं, मम्मी को सेटिस्फेक्शन मिलती है, मैंने अपने बच्चों के लिए बड़ा अच्छा खाना बनाया, बच्चों ने अच्छे से खाया। एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, आप किसी सोशल गैदरिंग को अटेंड कर रहे हो, आप कहीं किसी रिलीजियस फंक्शन में चले गए, सत्संग में चले गए, तो आपका कहीं भी पर्पस इनकम जनरेट करना तो नहीं था। तो ये सारी एक्टिविटीज क्या हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी इनमें आपको कहीं भी बदले में कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, कोई पैसा नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ आप क्यों कर रहे हैं? बाय सम इमोशनल रीजन, सम सेंटिमेंटल रीजंस, बिकॉज ऑफ योर लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स लाइक दैट। तो ये क्या एक्टिविटीज है जिनका मेन मकसद है आपकी अपनी कोई इनर साइकोलॉजिकल या पर्सनल सेटिस्फैक्शन। इज इट क्लियर? यानी मॉनेटरी रिवॉर्ड कहीं भी आपको मिलने वाला नहीं है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज को देखें, लुक देयर आर सो मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज इन फ्रंट ऑफ यू। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज, ये देखो फैक्ट्री में हो रही हैं, कुछ ये लॉयर है यहाँ पर, और कुछ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सामान, और ये उधर से डॉक्टर्स हैं। तो ये आपके सामने बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज आपको नजर आ रही हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं, लुक देयर, यहाँ भी आपको बहुत सारी एक्टिविटीज नजर आ रही होंगी।
वो चर्च में अपना अटेंड कर रहे हैं फंक्शन, ये मम्मी खाना बना रही हैं, वहां पे आप कोई गेम खेल रहे हैं, वो वहां पे गाना गा रहा है। तो ये भी कुछ एक्टिविटीज हमें नजर आ रही हैं। तो अब अगर इन पिक्चर्स में हम एक्टिविटीज में देखें तो हमें क्या नजर आया? सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स, हमने फैक्ट्री वाला सीन देखा था ना। सम पीपल आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग, कुछ लोग सामान खरीद रहे थे, एक शोरूम में दिखाया। सम पीपल आर बिजी इन प्रोफेशन ऑफ लॉ, हमने एक लॉयर दिखाया था ना वो। सम पीपल आर बिजी इन ट्रीटिंग द पेशेंट, वहां पे डॉक्टर्स भी दिखाए थे हमने। सम पीपल आर सर्विंग इन फैक्ट्री, कुछ लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे। सम पीपल आर सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिस, कुछ गवर्नमेंट ऑफिस में भी लोग बैठे हुए दिखाए हमने पिक्चर में। सम पीपल आर बिजी इन प्रोपेगेटिंग रिलीजन, जैसे हमने चर्च के अंदर दिखाया था, वहां पे कोई उपदेश सुन रहा था बैठा हुआ। सम पीपल आर बिजी इन डूइंग सोशल वर्क, कुछ लोग सोशल वर्क भी कर रहे थे। सम पीपल आर बिजी इन सिंगिंग, सम पीपल आर बिजी इन डांसिंग, एंड सम पीपल आर बिजी इन कुकिंग। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो मैंने येलो कलर में लिखी हुई है, ये सारी की सारी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? इनकम जनरेट हो रही है। भैया चाहे मैं गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहा हूं, फैक्ट्री में काम कर रहा हूं, डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, आप लॉयर हैं, आप कोई सामान सेल एंड परचेज कर रहे हैं, कोई गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, सबसे इनकम जनरेट हो रही है, आपको मॉनेटरी रिवॉर्ड मिलने वाला है। लेकिन ये व्हाइट वाली देखिए, आप कोई सत्संग अटेंड कर रहे हैं, आपको सोशल वर्क कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, घर में कुकिंग कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए मम्मी, तो ये क्या है? ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। यहाँ पे कहीं भी आपकी कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही। वन मोर एक्टिविटी, सम पीपल आर बिजी इन प्लेइंग, आप खेल रहे हैं तो यहाँ भी कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही, कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, आप इसको परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा लगता है, टू सेटिस्फाई योर इमोशनल नीड, साइकोलॉजिकल नीड्स, लाइक दैट। इज इट क्लियर? तो आई थिंक अब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया। तो कंक्लूजन क्या है सर? तो फर्स्ट 6 एक्टिविटीज क्या है? To undertaken to earn money, and they are classified as economic activity. And last 6 activities are undertaken not for earning money but for mental satisfaction, and these are classified as non-economic activities. Is it clear? अब आगे चलते हैं, इनका डिफरेंस देख लेते हैं अच्छे से। भाई डिफरेंस क्या है जरा प्यार से देखेंगे, क्योंकि डिफरेंस इसका अक्सर टीचर पूछ लेता है। इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीचर कैन आस्क। सबसे पहले सर हम मोटिव की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव क्या होता है? टू अर्न मनी। और दीज एक्टिविटी अंडरटेक फॉर सोशल मोटिव, मतलब आपकी इमोशनल नीड्स हैं, कोई आपका मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल रही है, फॉर दैट पर्पस यू आर डूइंग दैट। एक्सपेक्टेशन, मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या है? इसके बदले क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? मेंटल सेटिस्फैक्शन। भाई आप सत्संग सुन के आए, सेटिस्फैक्शन मिली। आपने किसी की हेल्प की, सोशल सर्विस की, आपको सेटिस्फैक्शन मिली। तो ये एक्टिविटी किसके लिए हो रही है? मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए। देन मनी, सो दीज आर मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, इनको मनी की टर्म में मेजर करते हैं। सर इसको मनी की टर्म में मेजर नहीं कर सकते, ये तो इनर सेटिस्फैक्शन है एंड ड्यूरेशन। So these are performed regularly for the major period of one's life. In the old age, one may stop working. सारी उम्र ही हम ये करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी उम्र करते रहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जीना है तो कमाना पड़ेगा। But these are performed during leisure time, spare time. बेटा ऐसा है, काम छोड़ के कोई सत्संग सुनने नहीं जाता है। काम छोड़ के अपना काम मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिससे आपको पैसा कमाना है, जिससे आपकी जिंदगी का गुजारा चलने वाला है, वो मेजर है। ये एक्टिविटीज हम कब करते हैं? फ्री होऊंगा तभी फुटबॉल खेलने जाऊंगा ना, मैं फ्री होऊंगा चलो तब सत्संग सुन लेते हैं, लाइक दैट। तो ये जो एक्टिविटीज हैं, दीज आर परफॉर्म ड्यूरिंग द स्पेयर टाइम, लेजर टाइम। इज इट क्लियर? तो ये रेगुलरली हम इनको परफॉर्म नहीं करते हैं। तो आई थिंक यहां तक डिफरेंस क्लियर है आप लोगों को। अब आगे चलते हैं सर, एंड रिजल्ट। सो एंड रिजल्ट क्या होता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज का? इज प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। एक्चुअली एक्टिविटीज क्यों की जा रही हैं? ताकि गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस किया जाए। अब जैसे देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज हो रही है, ठीक है, फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो रही है। नॉन इकोनॉमिक एंड रिजल्ट क्या होता है? जस्ट मेंटल सेटिस्फैक्शन। इसका एंड रिजल्ट यही है कि आप काम
मजा आ गया, हाँ भाई सत्संग सुना बड़ा अच्छा था, आपने किसी की हेल्प की, दिल में लगा। फुटबॉल खेल के आए, मजा आ गया। क्रिकेट खेला, मजा आ गया। डांस करने का मन किया, डांस किया, दिल खुश हो गया। तो ये क्या है? इसका एंड रिजल्ट है मेंटल सेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल, टीचर टीचिंग इन ए स्कूल। भैया मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब टीचर टीचिंग इज ऑन सन, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखो समझो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूं, इनका मन कर रहा हूं, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यही मैंने अपनी बिटिया को पढ़ाया, अपने बेटे को पढ़ाया, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डॉक्टर अटेंडिंग इज पेशेंट और वर्कर वर्किंग इन फैक्ट्री, अगेन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मनी रिवॉर्ड मिल रहे। डॉक्टर ट्रीटिंग अर्थक्वेक विक्टिम फॉर फ्री। अब एक डॉक्टर, अर्थक्वेक आया, विक्टिम को फ्री में ट्रीटमेंट करने चला गया, कोई पैसे नहीं ले रहा। अब ये क्या बन गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। करते हैं ना हम हेल्प। अब कोरोना टाइम में बहुत सारे डॉक्टर्स ने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस की, लोगों से कोई पैसा नहीं लिया, तो उस समय वो क्या थी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? पक्की बात है, चलें आगे। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट आता है मेरे पास बिजनेस। अब यहां पे बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी तरह की होती है। हमें ये तो समझ आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, जिनका मेन पर्पस है इनकम जनरेट करना, जिनके बदले में आपको रिवॉर्ड में क्या मिलने वाली है? मनी। लेकिन अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, हम इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज बिजनेस, सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड इज प्रोफेशन। अब एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। भाई क्या मतलब है बिजनेस से, क्या मतलब है एम्प्लॉयमेंट से, और क्या मतलब है प्रोफेशन से। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस क्या है। बड़ा कॉमन वर्ड यूज करते हैं ना, मेरे पापा बिजनेसमैन है? तो अब एक्चुअली मैनेजमेंट में बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज which are concerned with the production, purchase, sale or distribution of goods and services with the main objective of earning profit. पर बिजनेस में वो सारी एक्टिविटीज आएंगी जिनमें आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि आपके पापा ने प्लाईवुड फैक्ट्री लगाई, प्रोडक्शन कर रहे हैं, बिजनेस है वो भी। परचेज कर रहे हैं, जैसे दुकानदार है, कोई सामान परचेज कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, सप्लायर है, अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, तो वो भी क्या है? बिजनेसमैन है। और अल्टीमेट एम क्या होता है बिजनेस का? टू अर्न द मनी, प्रॉफिट अर्न करना है, इनकम अर्न करनी है। जैसे कि जितने भी एग्जांपल है, फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर, रिटेलर, ये सारे क्या है? बिजनेस है। इज इट क्लियर? तो बिजनेस का मतलब क्या हुआ? वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किससे कंसर्न है? प्रोडक्शन से, सेल एंड परचेज से, डिस्ट्रीब्यूशन से, और गुड्स से, सर्विसेज से भी। अब देखो ना, कोई आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कुरियर सर्विस है, प्रोवाइड कर रहे हैं ना आपको, तो वो भी तो बिजनेस ही है। जो कुरियर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो क्या कर रहा है आपको? बिजनेस ही तो है। रेस्टोरेंट वाले आपको बड़ा अच्छा अच्छा खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्विस आपको प्रोवाइड, होटल वाले आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी तो बिजनेस ही है। तो बिजनेस इज ए ब्रॉड कंसेप्ट। अब आगे चलते हैं सर थोड़ा सा और। प्रोफेशन क्या होता है? सर प्रोफेशन रेफर्स टू एक्टिविटीज which require special knowledge and special skill to be applied by an individual in his work to earn a living. सर कोई भी प्रोफेशन में जाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? देखो मैंने एक वर्ड लिखा है, स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। जैसे हम कहते हैं ना, अब ये जो डॉक्टर्स हैं प्रोफेशनल्स होते हैं ना प्रोफेशनल, तो आपको डॉक्टरी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एमबीबीएस करनी पड़ेगी, बीडीएस करनी पड़ेगी। अब सीएस सीएस क्या होते हैं? प्रोफेशनल्स होते हैं, तो आपको पहले सीएस सीएस की डिग्री लेनी पड़ेगी। तो प्रोफेशंस क्या होता है? वो एक्टिविटी जहां पे जाने के लिए आपको स्पेशल नॉलेज या स्किल की जरूरत होती है, एंड दीज आर सब्जेक्ट टू गाइडलाइन और कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय द प्रोफेशनल बॉडीज। जो भी प्रोफेशनल होते हैं ना, उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे कि हमारे डॉक्टर्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है कि वो कोई भी अनएथिकल काम नहीं करेंगे। लॉयर हमेशा जस्टिस के लिए लड़ेंगे। सीए कभी भी गलत मैनिपुलेशन नहीं करेगा। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो उन्हें फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, लॉयर्स आर प्रोफेशनल एंगेज इन द लीगल प्रोफेशन बाय द बार काउंसिल। इन्हें कौन लुक आफ्टर कर रहा है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड कर रही है। मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर्स को कौन गवर्न करता है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी जितने भी प्रोफेशंस हैं, इनके ऊपर एक प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं जो इन्हें
कंट्रोल करती हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट बताती हैं, जो इन सबको फॉलो करना पड़ता है। यानी प्रोफेशन के बारे में दो बातें क्लियर हुई। पहली बात, किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए स्पेशलाइज नॉलेज, अब लॉयर बनना है तो एलएलबी करनी पड़ेगी, उसके बिना पॉसिबल नहीं है, स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। डॉक्टर बनना है एमबीबीएस, बीडीएस, बीए, एमएस, कुछ ऐसा करना पड़ेगा तभी डॉक्टर बनोगे। इंजीनियर बनना है तो बीटेक करनी पड़ेगी। तो ये इन प्रोफेशन में जाने के लिए स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। दूसरा मैंने क्या बोला कि हर स्पेशलाइज नॉलेज, जो जितने भी प्रोफेशन होते हैं, इनके ऊपर एक प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं जो इनको, जिनके अंडर ने काम करना पड़ता है, जो इन्हें कोड ऑफ कंडक्ट बताती है। अब जैसे आप लॉयर बनते हो तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए। अब डॉक्टर बनते हो तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए। और इनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपका लाइसेंस कैंसिल भी हो जाता है। पीछे आपने देखा ना, कई बार कुछ डॉक्टर जो हमारा वो सेक्स डिटेक्ट कर लेते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उनका पूरा का पूरा क्लिनिक सील हो जाता है। अनएथिकल है ना, कि आप कभी भी, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इज अनएथिकल, क्राइम हो चुका है आज की डेट में। अगर किसी ने ये काम किया, उसका लाइसेंस कैंसिल। पीछे आप सुना हो कई डॉक्टर को तो जेल भी होगी इस चक्कर में, ये अलाउड नहीं है। तो ये है कोड ऑफ कंडक्ट कि आप अगर ऐसा कुछ करोगे तो आपसे वो जो राइट है उस पर प्रैक्टिस करने का आपसे ले लिया जाएगा। अब आता है सर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। Employment refers to an activity in which an individual work regularly for another person and gets remuneration in the return. सर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जब एक बंदा किसी दूसरे पर्सन के अंडर काम कर रहा है और बदले में उसको क्या मिल रहा है, रेन्यूमरेशन। रेन्यूमरेशन मतलब वेजेस, सैलरी वगैरह। जैसे कि आप देखो, मैं स्कूल में जो जॉब करता हूं तो मैं वहां का क्या हूं, एम्प्लॉय। मेरे पास जो मेरी अटेंडेंट प्रीति काम करती है, वो मेरे पास क्या है, वो एम्प्लॉय। तो दिस इज द एम्प्लॉयमेंट। Those who are employed by other are known as employees, और जो इनको जॉब देता है उसे क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर। भाई मेरा, अब यहाँ पे मेरी एकेडमी की बात करें, मैं एम्प्लॉयर हूं, मेरी अटेंडेंट एम्प्लॉई है। स्कूल की बात करें तो मेरी मैनेजमेंट एम्प्लॉयर है और मैं वहां का एम्प्लॉई हूं। द पर्सन, और यहाँ पे क्लियर हो गया, द रेन्यूमरेशन पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉइज नोन एज सैलरी और वेजेस। और जो रेन्यूमरेशन देते हैं उसको क्या बोलते हैं, सैलरी या वेजेस। अब जैसे कि अगर हम बात करें, कोई भी एम्प्लॉइज किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, बैंक में काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं, शॉप पे काम कर रहे हैं, हमारे जो सेल्समैन होते हैं, ये सब क्या डील करोगे आप, दे आर एम्प्लॉइज, और इनको क्या बोलेंगे हम, एम्प्लॉयमेंट। इज इट क्लियर। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझ आ गया, वो एक्टिविटी जब आप किसी दूसरे पर्सन के अंडर काम कर रहे हैं और आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसके बदले में आपको क्या मिलने वाला है, रेगुलर सैलरी मिलने वाली है या वेजेस मिलने वाले हैं। तो दिस इज माय डियर एम्प्लॉय। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक मिनट। अब अगर हम उन फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एनालाइज करें, जो हमने पीछे पिक्चर देखी थी, 6 एक्टिविटी देखी थी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनमें अगर हम देखें तो हम डिफरेंस देखेंगे सारी एक्टिविटी में। जैसे कि अब ये तीनों आपको तीनों की तीनों चीजें वहां पे नजर आ रही हैं। जैसे कि प्रोड्यूसिंग थिंग्स एंड बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स आर क्लासिफाइड अंडर बिजनेस एक्टिविटी। हमने पीछे पिक्चर देखी थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, 6 इकोनॉमिक एक्टिविटी देखी हमने। अब उनमें से कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या हो रहा था, गुड एंड सर्विसेज, सेल एंड परचेज हो रही थी। तो जहां पे सेलिंग एंड परचेजिंग हो रही है वो क्या थी, बिजनेस एक्टिविटीज। फिर हमने देखा लॉ, प्रोफेशन ऑफ लॉ एंड ट्रीटिंग द पेशेंट, वो क्या था, जो डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहा था, जो लॉयर अपने लॉ के प्रोफेशन में काम कर रहा था, वो क्या था, प्रोफेशनल एक्टिविटीज। और फिर हमने देखा कि फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे थे, गवर्नमेंट ऑफिस में वर्कर काम कर रहे थे, वो क्या था, एम्प्लॉयमेंट। क्लियर हुआ। भाई जो वर्कर गवर्नमेंट जॉब ऑफिस में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी के अंडर काम कर रहे हैं ना, वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट। डॉक्टर और जो लॉयर है, एक स्पेशलाइज नॉलेज है उसके पास, एक प्रॉपर उसका कोड ऑफ कंडक्ट है, तो वो प्रोफेशनल एक्टिविटी है। और जहां पे सेल एंड परचेज हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, वो क्या है, बिजनेस एक्टिविटी। इज इट क्लियर। अब थोड़ा सा इसका डिफरेंस और अच्छे से क्लियर करते हैं, अगर कोई डाउट रह गया तो वो भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और कमेंसमेंट। भाई इनको हम कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले बिजनेस, commencement of business depends on entrepreneurship decision and other legal formalities if necessary.
भाई मैंने अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, कमेंसमेंट का मतलब बिजनेस का स्टार्ट होना। बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है भाई? डिपेंड ऑन माय डिसीजन। मेरा मन किया मैंने दुकान खोलनी है, मेरा मन किया मैंने एक फैक्ट्री खोलनी है, और उसके लिए जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं मैं पूरी करके बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। अब बिजनेस भी तो कई तरह के होते हैं ना, हमने पीछे चैप्टर में किया था फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपको प्रोप्राइटरशिप करना है, आपको पार्टनरशिप करना है, कंपनी खोलनी है, वैसा बिजनेस चाहते हो तो जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं आप फुलफिल करके यू कैन स्टार्ट द बिजनेस। अब प्रोफेशन लेकिन कब शुरू होता है? इट कमेंस ऑन गेटिंग अ मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। भाई जैसे कि प्रोफेशनल मैं कब बनता हूं? जब जो मेरी प्रोफेशनल बॉडी है मैं उसका मेंबर बनता हूं। भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जब मैं मेंबर बनूंगा, मेंबर कब बनूंगा? जब एलएलबी की डिग्री ले लूंगा। एमबीबीएस कर लूंगा तो किसका मेंबर बनूंगा? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का। जब मेडिकल उसका मेंबर बनूंगा मेरे को वो सर्टिफिकेट देंगे प्रैक्टिस के लिए, तभी मैं अपना प्रोफेशन शुरू कर सकता हूं। एम्प्लॉयमेंट कब शुरू होता है? इट कमेंस ऑन गेटिंग एन अपॉइंटमेंट लेटर। तो मैं स्कूल में गया, मैंने जॉब करनी है, जैसे ही मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा स्कूल से, जो उनका एग्रीमेंट है मैं करूंगा, तभी तो मेरा काम शुरू होगा। यानी एम्प्लॉयमेंट कब शुरू होता है? जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है अपने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। ये कब आप शुरू कर सकते हैं? जब आपको आप मेंबर बन गए प्रोफेशनल बॉडी की, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, लाइसेंस मिल गया प्रैक्टिस करने के लिए। ये आपके एंटरप्रेन्योर के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, जब आपका मन करेगा और लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल कर पाएंगे। नेचर ऑफ वर्क, सर इसका नेचर क्या होता है? इसमें आपको गुड एंड सर्विस प्रोवाइड करनी होती है पब्लिक को। बिजनेसमैन का काम क्या होता है? डिफरेंट गुड एंड सर्विस को लोगों को प्रोवाइड करना। प्रोफेशन का मतलब होता है रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विसेज। डॉक्टर क्या करता है? अपनी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपको पेशेंट को ट्रीट कर रहा है। लॉयर अपनी लॉ से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दे प्रोवाइड यू पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। दे आर एक्सपर्ट इन देयर प्रोफेशन। सिंपल सी बात है, लीगल एडवाइस चाहिए तो किसके पास जाओगे? लॉयर के पास। बीमार हो गए, ट्रीटमेंट चाहिए तो किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास। एम्प्लॉयमेंट इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस। अब ये वो काम करेगा जो हमारा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। जैसे कि मेरे को स्कूल में अपॉइंटमेंट लेटर में क्या लिखा गया? कपिल सर इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, क्या बिजनेस स्टडी पढ़ाएंगे, तो मैं वही पढ़ाऊंगा ना जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया, दैट आई विल परफॉर्म। इज इट क्लियर? अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सब क्वालिफिकेशन, सब बिजनेस के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। एक पढ़ा लिखा बंदा, अनपढ़ आदमी भी बिजनेस शुरू कर सकता है, इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। प्रोफेशन में जाने के लिए आपको एक्सपर्टाइज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, इवन एक मिनिमम क्वालिफिकेशन भी चाहिए होती है। जैसे कि डॉक्टरी में जाना है, डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस बीडीएस कुछ करना पड़ेगा, पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एक्सपर्टाइज आपको वो चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए इट रिक्वायर्स क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। यहां भी कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन कौन सी? जो एम्प्लॉयर को रिक्वायर्ड है। जैसे कि मान लो मैं टीचर की जॉब के लिए गया, अब इकोनॉमिक्स का अगर उनको टीचर चाहिए तो उन्हें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? एमए इकोनॉमिक्स होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जिसके बाद ये क्वालिफिकेशन होगी उसको वो जॉब मिलेगी। मतलब यहां पर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्वालिफिकेशन चाहिए, उतनी ट्रेनिंग चाहिए जो एम्प्लॉयर को रिक्वायर्ड है। एम्प्लॉयर बताएगा कि मेरे पे यहाँ पर ये वैकेंसी है और इसके लिए मेरे को ये पर्सन चाहिए, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे मान लो फैक्ट्री के अंदर उनको चाहिए फाइनेंस मैनेजर, तो उन्होंने क्या प्रोफाइल बताया, क्या क्वालिफिकेशन बताई? मिनिमम एमबीए फाइनेंस होना चाहिए और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वहां पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वही होगी जो आपके एम्प्लॉयर को रिक्वायर्ड है एज पर योर जॉब। रिवॉर्ड, सर यहां पर रिवॉर्ड क्या होता है? बिजनेसमैन का प्रॉफिट। बिजनेसमैन सारी एक्टिविटी कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? प्रॉफिट के लिए। प्रोफेशन को रिवॉर्ड में क्या मिलती है? अपनी प्रोफेशनल फीस। लॉयर को अपनी फीस मिलती है, डॉक्टर को अपनी फीस मिलती है, टीचर को अपनी फीस मिलती है, जो अपनी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है। रिवार्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सैलरी। इट इज सैलरी, मे बी वेजेस आल्सो। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सब बिजनेस के लिए आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और जितना आपका बिजनेस का साइज बड़ा होगा उतनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा। और अदरवाइज ये कैपिटल कितनी चाहिए डिपेंड करता है आपके बिजनेस के साइज पे और नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर। तो बिजनेस कैसा शुरू कर रहे हो? मान लो आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर रहे हो तो यू रिक्वायर मोर कैपिटल। आपने रिटेलिंग का बिजनेस शुरू करना है, कंपैरेटिवली यू रिक्वायर लेस कैपिटल। तो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बिजनेस आप देखोगे साइज ऑफ बिजनेस आप कितनी कैपिटल चाहिए।
सर प्रोफेशन के अंदर लिमिटेड कैपिटल चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। भाई मैं एक लॉयर हूं, मेरे को करना क्या है, एक ऑफिस खोलना है और बैठ जाना है बस। कंप्यूटर वगैरह होना चाहिए, बढ़िया सा टेबल चेयर लगाओ, दैट्स ऑल। एक डॉक्टर को भी क्लिनिक खोलने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट के लिए तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है भैया। अब मैं स्कूल में जा रहा हूं तो मैंने कौन सी कैपिटल लगाई वहां पे, मेरे को तो जाके जॉब मिली है, मैं गया, मैं पढ़ा के आ गया, मैंने क्या कोई वहां कैपिटल लगाई? ऑलरेडी जो मेरा एम्प्लॉयर है उसने इन्वेस्ट कर रखा है, मेरे को कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है। तो माइंड वन थिंग, बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए होती है, डिपेंड ऑन योर नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। प्रोफेशन के लिए कंपैरेटिवली लिमिटेड कैपिटल चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट के लिए तो आपको कैपिटल चाहिए ही नहीं। हाँ जी, टीचिंग जो है सर, टीचिंग देखो बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। अगर हम बात करें प्रोफेशंस की, तो टीचिंग इज आल्सो ए प्रोफेशन, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्टाइज नॉलेज है, ठीक है, और पूरी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और एक अलग से सोशल में रिकॉग्नाइजेशन भी है, वी आर प्रोफेशनल। लेकिन जब एक टीचर किसी के अंडर काम करता है तो वो क्या बन जाता है, एम्प्लॉय। तो दोनों चीजें साथ साथ चलती है। इज इट क्लियर? टीचर इज ए प्रोफेशन, और अगर किसी मान लो मैं स्कूल में काम कर रहा हूं तो वहां पे मैं एम्प्लॉय भी हूं। प्रोफेशनल एम्प्लॉय भी तो होते हैं ना। अब डॉक्टर है, एक डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, उस हॉस्पिटल का क्या है, वो एम्प्लॉय भी है और वो प्रोफेशनल भी है। बैंकिंग में भी, बैंकिंग को नहीं हम कोई स्पेशल प्रोफेशन में लेके जाते हैं। अब आगे चलते हैं, रिस्क। सब बिजनेस में आपका रिस्क सबसे ज्यादा होता है। प्रॉफिट अनसर्टन है, इरेगुलर है, काम चले ना चले, फेल हो जाए बिजनेस, हमें पता नहीं है। प्रोफेशन में कंपैरेटिवली रिस्क कम होता है, क्योंकि आप जो फीस लेते हो जनरली रेगुलर होती है, सर्टन होती है, ज्यादा रिस्क नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में तो रिस्क है ही नहीं, सैलरी फिक्स है, जैसे ही दिन शुरू हुआ आपकी दिहाड़ी बढ़ गई, आपको सैलरी मिलनी ही मिलनी है, चाहे उस एम्प्लॉयर के पास काम है चाहे नहीं है। तो यानी मिनिमम रिस्क कहाँ है, मतलब रिस्क है ही नहीं एम्प्लॉयमेंट में। प्रोफेशन में थोड़ा सा कम है, और बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, सब बिजनेस में आप ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हैं विद सम फॉर्मेलिटीज। मतलब मान लो मेरी दुकान है, मैं नहीं चला पा रहा हूं, अच्छा नहीं फील हो रहा, तो मैं अपनी दुकान अपने बच्चे के नाम कर सकता हूं, यानी आई कैन ट्रांसफर द इंटरेस्ट। ऐसी मान लो मेरी कंपनी है, उसके शेयर्स हैं, मेरे को लगता है मेरे को भी काम नहीं करना, तो मैं उसके शेयर अपने रिलेटिव्स को, अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को ट्रांसफर कर सकता हूं, यानी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विद सम फॉर्मेलिटीज। ओके, आई कैन। इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर द इंटरेस्ट, प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है। भैया एक डॉक्टर कहे कि मैं डॉक्टर हूं, अब मेरे बच्चे ने क्वालिफिकेशन एमबीबीएस की नहीं, तो चल तू अब डॉक्टर बन जा, इज इट पॉसिबल? अगर उसके बेटे को डॉक्टर बनना है तो उसको सेम प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ेगी, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी, जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है वो लेनी पड़ेगी, यानी यहां पे वो अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता। और एम्प्लॉयमेंट अगेन, इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर द इंटरेस्ट। भाई मैं अब जॉब कर रहा हूँ एज ए इकोनॉमिक्स टीचर, एक एज ए बिजनेस स्टडी टीचर अपने स्कूल के अंदर, मैं स्कूल वालों को बोलूं मैं नहीं आऊंगा, मेरी जगह ना मेरे भाई को आप पढ़ा लो, वो मेरी जगह पढ़ाएगा, इज इट पॉसिबल? नहीं। आप अपनी ना तो एम्प्लॉयमेंट को, इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकती हैं, ना प्रोफेशन को। हाँ, बिजनेस में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल होता है, बट अगेन विद सब फॉर्मेलिटीज। इज इट क्लियर? तो ये था मेरे बच्चे डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। कोई डाउट किसी बच्चे को? पक्की बात है। फिर आता है कोड ऑफ कंडक्ट, अभी रह गए 2 पॉइंट और। सर बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, किसी के अंडर कोई काम नहीं करते। प्रोफेशन में प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है सर, जैसे मैंने आपको बताया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया देखता है लॉयर्स को, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया देखता है डॉक्टर्स को। एम्प्लॉयमेंट में नॉर्म्स और बिहेवियर एज लेड डाउन बाय एम्प्लॉयर हैव टू बी फॉलो। भाई यहाँ पे जो मेरी कंपनी के नॉर्म्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मान लो स्कूल का कोड ऑफ कंडक्ट है, आपको 7 बजे स्कूल आना है, 3 बजे जाना है, कोई मोबाइल यूज नहीं करेगा, समझ आ रही है, कोई 2 छुट्टियों से ज्यादा, 1 महीने में 2 से ज्यादा लीव नहीं लेगा। तो ये जो भी उनका कोड ऑफ कंडक्ट है एम्प्लॉयर का, जो आपके जब आपने अपनी आपको जब कॉन्ट्रैक्ट मिला, जब आपने उनको साइन किया एग्रीमेंट, तो वो उसमें डिसाइड हो जाता है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। देन मोटिव, सब बेसिक मोटिव क्या है बिजनेस का? टू अर्न द प्रॉफिट। सो बेसिक मोटिव प्रोफेशन का क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना, साथ साथ इनकम अर्न करना। डॉक्टर का मेन पर्पस क्या है? सर्व द सोसाइटी। हाँ, इनकम भी अर्न करना है, पर बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहते हैं? आपने सोसाइटी को सर्व करना है। लॉयर का मेन पर्पस क्या है? लोगों को जस्टिस दिलवाना।
विद सम इनकम, नो डाउट इनकम भी अर्न करनी है, पर मेन थिंग इज दैट टू प्रोवाइड योर एक्सपर्ट सर्विसेज टू द सोसाइटी। द बेसिक मोटिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है? टू अर्न लाइवलीहुड इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। एम्प्लॉय का मेन काम होता है भैया सैलरी अर्न करनी है ताकि अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारा कर सकूं। यहां पर मेन मकसद यही होता है। इज इट क्लियर? पक्का श्योर है? अब आता है सर बिजनेस और इसकी फीचर्स के बारे में। मेरे को लगता है कल डिस्कस करेंगे। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे का? श्योर? तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।